नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न मिश्रा और तारीख है 3 मार्च 2017। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली खबर है इंडिया टू अटेंड लाहौर मीट ऑन इंडस वाटर ट्रीटी, यानी कि सिंधु नदी समझौते में भारत लाहौर मीट में अर्थात लाहौर में होने वाली उस मीटिंग में हिस्सा लेगा। तो दोस्तों, ये मीटिंग कौन सी है? तो आपको बता दूं कि हर साल क्या होता है कि सिंधु नदी पर एक आयोग बना हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच, उसकी मीटिंग होती है। तो पिछले साल जुलाई में हुई थी, लेकिन हुआ क्या था कि जब उड़ी का अटैक हो गया था तो उड़ी हमले के बाद मोदी जी ने ये कहा था कि अब हम अगली जो बैठक है उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि शायद अगली जो बैठक है उसमें हिस्सा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे जो बड़े अधिकारी थे और ख़ासकर जो NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनको सबको बुला करके एक मीटिंग ली थी और उसमें उन्होंने ये कहा था कि इस बात पे एक विचार विमर्श किया जाए कि आगे चल के क्या हमें पाकिस्तान से इस मामले में, सिंधु नदी के मामले में बात करनी है या नहीं करनी है। तो उस वक्त ये लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो सिंधु नदी समझौता है जो 1960 में हुआ था तो वो समाप्त हो जाए। क्योंकि क्या है कि अगर वो समझौता समाप्त होता तो उससे भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और ज़्यादा बढ़ सकता था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि टॉक्स विद पाकिस्तान ऑन इंडस वाटर ट्रीटी, इंडिया हैज़ एक्सेप्टेड एन इनविटेशन टू अटेंड द नेक्स्ट मीटिंग, यानी कि भारत ने पाकिस्तान के उस इनविटेशन यानी आमंत्रण को स्वीकार कर लिया है जिसमें कि वो नेक्स्ट मीटिंग में हिस्सा लेगा। ठीक, और वो मीटिंग किसकी होगी? परमानेंट इंडस कमीशन, यानी कि एक स्थायी सिंधु आयोग है, PIC है, तो उसकी लाहौर में मीटिंग होने वाली है, तो उसमें हिस्सा लेगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय जो एक वर्ल्ड बैंक की बड़ी अधिकारी भारत आई हुई हैं और वो पाकिस्तान भी गई थी, उनका नाम है क्रिस्टियाना जॉर्जीवा। तो वो क्या है कि वर्ल्ड बैंक इसमें मध्यस्थ भी था, तो बार बार उनसे आग्रह कर रहा था पाकिस्तान के इस मामले में कोई आप बीच का रास्ता निकालिए। तो उन्होंने पाकिस्तान से बात की थी उस मामले में और भारत से भी आकर के उन्होंने बात की थी और कहा था कि आप लोग मिल करके इसका कोई समझौता निकालें। और उन्होंने पाकिस्तान को कहा था कि आप एक मीटिंग रखिए और हम भारत से आग्रह करेंगे, समझाएंगे उनको कि वो उस मीटिंग में हिस्सा लें, जिससे कि वो जो एक बातचीत है वो उसका तंत्र टूटने ना पाए, क्योंकि अगर वो एक बार तंत्र टूट गया तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब भारत उसमें हिस्सा ले रहा है, तो ये बात जाहिर है कि जो सिंधु नदी का समझौता है तो उसमें अभी जो समस्याएं दिख रही थी कि शायद वो समाप्त हो जाएं, तो अब ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों, दो चीज़ें जानने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, वो ये है कि वहाँ पे जो परियोजनाएं हैं वो कौन सी हैं जिन पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई हुई है। दो परियोजनाएं हैं दोस्तों, पहली है किशन गंगा परियोजना, दूसरी है रातले परियोजना। तो किशन गंगा जो परियोजना है तो वो किशन गंगा नदी पर बने हुए एक बांध को लेकर के है, जो कि 330 मेगावाट का एक जल विद्युत संयंत्र होगा। और किशन गंगा झेलम की एक सहायक नदी यानी कि ट्रिब्यूटरी है। ठीक, अब है क्या, जो दूसरी परियोजना है तो वो किस पर है? वो परियोजना है चेनाब नदी पर और उसमें 850 मेगावाट का एक जल विद्युत संयंत्र लगाया जाना है। तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ता है? जल विद्युत संयंत्र लगाने के लिए एक ऊंचा बांध बनाना पड़ता है। तो वो बांध बनाने के लिए 133 मीटर ऊंचा और 195 मीटर लंबा बांध बनाने के लिए वहाँ पर एक प्रक्रिया चल रही है। तो है क्या दोस्तों कि इस मामले को लेकर पाकिस्तान ने कहा था कि ये सिंधु नदी समझौते का उल्लंघन है, क्योंकि जितना पानी पाकिस्तान को चाहिए तो मिलना चाहिए सिंधु नदी समझौते के अनुसार, ये बांध बनने से वो नहीं मिल पाएगा। हालांकि भारत ने कहा था कि हम बांध सिर्फ अपनी जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बना रहे हैं, उसका जो पानी होगा वो पाकिस्तान तक पहुंचेगा। और दूसरी बात उनका ये कहना था कि उसमें भी उन्हें 20% जल का उपयोग करने का अधिकार है, उस हिसाब से वो ट्रीटी यानी समझौते का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। एक छोटी खबर ये है कि आधार मस्ट फॉर ऑनलाइन बुकिंग ऑफ रेल टिकट्स, यानी कि रेल टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए आगे से आधार अनिवार्य हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि विल सून मूव, यानी कि जल्दी ही आगे चल के आधार जो है तो रेल टिकटों के लिए अनिवार्य हो जाएगा। और आपको ये बता दूं कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, यानी कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं, 60 वर्ष से ऊपर के नागरिक हैं, तो उनके लिए जो टिकट में कंसेशन मिलता है, छूट मिलती है, तो उसके लिए आधार पहले ही अनिवार्य किया जा चुका है। तो ये कहा जा रहा है कि अब हो सकता है कि आगे हर टिकट के लिए आधार अनिवार्य कर दिया जाए। तो दोस्तों, आधार कार्ड आज की तारीख में बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब आगे चल के हो सकता है कि हर चीज़ में आधार को अनिवार्य कर दिया जाए। तो आओ दोस्तों, अगली खबर है कि 70,000 करोड़ इन ब्लैक मनी डिटेक्टेड, यानी कि
70,000 करोड़ रुपए का जो काला धन है उसे डिटेक्ट किया गया है, यानी उसी खोज खबर प्राप्त कर ली गई है। ऐसा किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड एसआईटी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एक एसआईटी गठित की गई थी उसने कहा है। तो दोस्तों एक रिटायर्ड जस्टिस थे अरिजीत पसायत, तो उनकी डिप्टी चेयरमैनशिप में यानी उपाध्यक्षता में एक ये गठन हुआ था एसआईटी का। तो उन्होंने ये बयान दिया है कि तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए की जो ब्लैक मनी है उसे डिटेक्ट कर लिया गया है, कि यानी वो कहाँ कहाँ पर है। ठीक, और उसके अलावा उनका कहना है कि जो 16,000 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी जो कि उसी का हिस्सा है 70,000 करोड़ रुपए का, वो भारत के बाहर है। यानी कि जो उसमें 54,000 करोड़ की ब्लैक मनी है तो भारत के अंदर है, और जो 16,000 करोड़ की ब्लैक मनी है वो भारत के बाहर है। अब हालांकि ये जो आंकड़ा है तो काफ़ी कम लग रहा है उस हिसाब से, क्योंकि ब्लैक मनी के जो आंकड़े भारत में बताए जाते हैं कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा तो बहुत ज़्यादा बताए जाते हैं। तो 70,000 करोड़ तो उस हिसाब से कुछ नहीं है, क्योंकि मोदी जी ही दावा कर रहे थे कि 3 लाख करोड़ तो मैं डिमोनेटाइजेशन से ही निकाल लूँगा, हालांकि वो आया नहीं, लेकिन दावे इसी तरह के किए जा रहे थे। तो 70,000 करोड़ भी जो है तो वैसे बहुत कम तो नहीं है, लेकिन जितनी ब्लैक मनी भारत में है तो उस मुकाबले कुछ भी नहीं है। तो जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि द एसआईटी ड्यूरिंग द पास्ट 2 years हैड मेड सेवरल रिकमेंडेशन थ्रू इट्स इंटरिम रिपोर्ट्स, यानी कि अपने अंतरिम रिपोर्टों के द्वारा एसआईटी ने बहुत सारी रिकमेंडेशन संस्तुतियाँ प्रस्तुत की हैं ताकि ब्लैक मनी के जनरेशन को बंद किया जा सके। यानी कि ब्लैक मनी जहाँ से उत्पन्न होती है, काला धन जहाँ से उत्पन्न होता है जिन स्रोतों से, तो उन स्रोतों पे लगाम कसी जा सके। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि हम एक नया प्रस्ताव लेकर के सामने आए हैं, और वो प्रस्ताव ये है कि किसी भी व्यक्ति के पास 15 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर कैश है तो उसको काला धन माना जाएगा। ठीक, और उन्होंने ये कहा कि सरकार ने 3 लाख रुपए से ज़्यादा के कैश के लेन देन पर जो एक लगाम लगा दी है और उसे एक पनिशेबल ऑफेंस यानी कि एक अपराध का दर्जा दे दिया है, तो वो हमारे ही रिकमेंडेशन पे किया गया है। तो दोस्तों इस मामले में कई सारे लोग कह रहे थे कि शायद इनकी रिकमेंडेशन पे किया गया है, इनकी रिकमेंडेशन पे किया गया है। तो अब जा कर के अरिजीत पसायत जी ने कहा है कि दरअसल पे ये हमारी रिकमेंडेशन थी कि 3 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। तो है क्या कि ये अब कह रहे हैं कि 15 लाख रुपए से ज़्यादा अगर कोई आदमी कैश रखता है तो उस पर भी ये माना जाना चाहिए कि वो ब्लैक मनी है। तो दोस्तों अगली खबर ये है कि ड्राइंग नैनी लेक पोजेस थ्रेट टू नैनीताल, यानी कि जो नैनीताल झील है वो नैनी झील जो है वो धीरे धीरे सूख रही है, और इसकी वजह से नैनीताल पे ख़तरा बढ़ गया है। तो ख़तरा क्यों बढ़ गया? 2 कारणों से। पहला कारण ये है कि ये जो नैनी लेक है, नैनी झील है, तो ये वहाँ पर पानी की सप्लाई का प्रमुख स्रोत है। ठीक, दूसरा ये है कि नैनीताल में जो टूरिज़्म है, जो पर्यटन है, तो वो इसी की वजह से है। और बता दूं कि नैनीताल में इकॉनमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ पे होने वाला पर्यटन है। तो अगर ये पानी सूख जाता है तो ना सिर्फ पानी की मार पड़ेगी, पानी की कमी हो जाएगी नैनीताल में, साथ ही साथ वहाँ पर जो पर्यटन होता है वो भी बहुत कम हो जाएगा, जिससे कि लोगों की आर्थिक स्थिति वहाँ पे ख़राब हो जाएगी, यानी कि वहाँ की अर्थव्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा घाटा पहुँचेगा, नुकसान पहुँचेगा। तो है क्या, ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो एक ज़ीरो लेवल मार्क होता है, अर्थात ज़ीरो लेवल का ऐसा नहीं कि बिल्कुल नीचे, ज़ीरो लेवल मतलब उसे कहते हैं सामान्य मार्क, जिससे कि पानी नीचे नहीं होना चाहिए, तो उस मार्क से नीचे आ गया है, और तकरीबन 1 फुट नीचे पानी उस चिन्ह से नीचे चला गया है। यानी कि जो झील है तो ये लगातार सूख रही है, ऐसा कहना है। और ये पहले ही मैंने पढ़ा था 4-6 महीने पहले, तो कई सारे पर्यावरणविदों का ये भी कहना था कि जो नैनीताल झील है तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले कुछ दशकों में पूरी तरीके से सूख ही ना जाए। दूसरी एक और खबर है, पर्यावरण से ही संबंधित है। नो कैंप्स विद इन 100 मीटर ऑफ गंगा, एनजीटी ने कहा है कि गंगा के 100 मीटर के दायरे में कोई भी कैंप नहीं होगा। तो दोस्तों ये कैंप क्या होता है, तो आपको बता दूं कि उत्तराखंड में जो गंगा का इलाका है, खासकर गंगा नदी और उसका जो फ्लड प्लेन है, यानी कि जो उसका बाढ़ का मैदान है जिससे कि उसका पानी बहता है, साफ तौर पे कहें तो वहाँ पर लोग रिवर राफ्टिंग के लिए जाते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि जहाँ पे गंगा की धार तेज होती है तो वहाँ पे एक विशेष प्रकार की नौका लेकर के लोग रिवर राफ्टिंग करते हैं। ठीक, तो जब लोग वहाँ पर जाते हैं राफ्टिंग के लिए या किसी और भी काम के लिए, घूमने फिरने के लिए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है
कि वो लोग वहाँ जाकर के कैंप लगाते हैं और बहुत सारा कूड़ा कचरा वहाँ पर पे फैलाते हैं। ठीक, तो पहली बात तो ये कि अगर कैंप जो हैं वो गलत तरीके से लगाए जाएं, या कि कच्चे कैंप मतलब कि तंबुओं की बजाय वहाँ पे कोई कंक्रीट का वही बना ले, एक कंस्ट्रक्शन कर ले, निर्माण बना ले और कहे कि ये एक परमानेंट कैंप है, उसको एक होटल की तरह बना ले, तो वो भी अवैध है वहाँ पर। और वहाँ पर वो सारी चीज़ें ले जा कर के उनका उपयोग करना भी अवैध है, जिनको सरकार ने वहाँ पे प्रतिबंधित किया हुआ है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि वहाँ पे लोग ले जाके उपयोग करते हैं, फिर उसको वहीं पर कैन है, बोतलें हैं, शराब इत्यादि की, वो सब फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे भारी प्रदूषण हो रहा है। तो ये कहना था एनजीटी का कि ये सब अब नहीं चलेगा, और इसके लिए उन्होंने कहा है कि मात्र 30% ही ऐसे वहाँ पर इलाके हैं जहाँ पर मानकों के मुताबिक कैंपिंग की जाती है। 70% इलाकों में मानकों के मुताबिक कैंपिंग नहीं की जाती है। तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण मानक तो ये है कि जो कैंपिंग होगी, जो कैंप लगेंगे, तो वो गंगा नदी के फ्लड प्लेन से 100 मीटर के बाहर ही लगेंगे, उसके 100 मीटर के दायरे में बिल्कुल नहीं लगेंगे। तो ऐसा देखा गया है कि मात्र 30% ही ऐसे हैं वहाँ पर कैंप्स जो कि 100 मीटर के बाहर के दायरे में लगते हैं, बाकी 70% कैंप तो वहीं पे अंदर ही लगते हैं। तो उनका कहना है कि इन सबको बंद किया जाए। तो यहाँ पर आएंगे तो ये कहा गया है कि शिवपुरी से लेकर के ऋषिकेश तक गंगा के बीच पर यानी तट पर जो कैंपिंग की जाती है, जो कि गंगा के फ्लड प्लेन के 100 मीटर के दायरे में है, तो अब उसे प्रोहिबिट कर दिया जाएगा, यानी कि वहाँ पर उस वर्जना कर दी जाएगी, प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये जो पूरा इलाका है 50 किलोमीटर का, शिवपुरी से लेकर के ऋषिकेश तक का, तो यहाँ पर इको टूरिज़्म यानी कि जो पर्यावरण पर्यटन है और रिवर राफ्टिंग है, उसका एक केंद्र है ये। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग इस उद्देश्य से इको टूरिज़्म और रिवर राफ्टिंग के लिए आते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि इट नीड्स टू बी इनकरेज्ड, यानी कि इसे प्रोत्साहित तो किया जाना चाहिए, बट विथ अ क्लियर मैंडेट दैट इट शुड नॉट कॉज एनी एनवायरमेंटल एंड बायोडाइवर्सिटी डिग्रेडेशन, यानी कि इस स्पष्ट इरादे के साथ, इस स्पष्ट अधिदेश के साथ कि ये किसी भी प्रकार का पर्यावरणीय या जैव विविधता का निम्नीकरण या ह्रास वहाँ पर नहीं करेगा, और ख़ासकर विशेष रूप से फ्लड प्लेन के इलाके में और उस फॉरेस्ट एरिया 1 के इलाके में जो कि गंगा नदी के ठीक बगल में है। अगली खबर है कि हाफ ऑफ इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर फेंस्ड, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच का आधा जो बॉर्डर है वो फेंस कर लिया गया है, यानी कि उस पर बाड़ लगा दी गई है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि भारत और बांग्लादेश के बीच तकरीबन 4096 किलोमीटर का एक बॉर्डर है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो समस्या होती है वो होती है घुसपैठ की, यानी कि घुसपैठ का मतलब ये है कि वहाँ से जो इलीगल इमिग्रेंट हैं, गलत तरीके से अप्रवासी हैं जो भारत में घुस आते हैं वो। दूसरा वहाँ से जो कैटल है यानी कि जो मवेशी हैं उनकी तस्करी होती है। और सबसे महत्वपूर्ण तीसरा जो है कि जो नकली नोट हैं वो उसी रास्ते से होकर के भारत आते हैं। तो उन सब चीज़ों को बंद करने के लिए भारत ने ये कहा था कि पूरी सीमा पर एक बाड़ लगाई जाएगी, जैसे कि पाकिस्तान के साथ है। सॉरी। तो ये कहा गया है द एम ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ टू कर्ब इन्फिल्ट्रेशन एंड स्मगलिंग ऑफ कैटल एंड फेक इंडियन करेंसी नोट्स, जो कि मैंने आपको बताया कि इसका मकसद ये है कि घुसपैठ को रोका जाए, कैटल की स्मगलिंग यानी कि मवेशियों की तस्करी को रोका जाए, और नकली भारतीय मुद्रा जो वहाँ से आती है उसको भी रोका जाए। हालांकि ये बता दूं कि वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि लैंड एक्विजिशन इज़ अ मेजर चैलेंज टू कंप्लीटिंग द वर्क बाय 2019 डेडलाइन, यानी कि 2019 तक की एक डेडलाइन आखिरी वक्त तय किया गया था इसको पूरा करने के लिए। लेकिन ये कहा गया है कि जो भूमि अधिग्रहण है तो उसका जो मामला है वो काफ़ी लेट लतीफ़ होता जा रहा है, जिसकी वजह से 2019 तक इस पूरी बाढ़ को पूरा कर पाना संभव नहीं होगा। और दोस्तों यहाँ पर बांग्लादेश के साथ किस राज्य की कितनी किलोमीटर की लंबी सीमा है ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक, लिखा हुआ है। और उसके अलावा लिखा हुआ है कि अनदर इम्पोर्टेंट इशू इज़ वेस्ट बंगाल इज़ दैट ए लार्ज पार्ट ऑफ बॉर्डर इज़ रिवराइन, यानी कि जो बंगाल का इलाका है, पश्चिम बंगाल का इलाका है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो बॉर्डर का बहुत सारा हिस्सा है वो नदियों से बना हुआ है, यानी कि जो बॉर्डर है वो नदियों के सहारे है, और कई स्थानों पर नदियाँ ही बॉर्डर का काम करती हैं, यानी नदी के इस पार भारत, नदी के इस पार बांग्लादेश। तो ऐसी स्थिति में नदी में आप कैसे बाढ़ लगाएंगे, यानी कि वो तो किसी भी तरीके से संभव ही नहीं है वहाँ पर। तो ये उनका कहना था कि
वेयर फेंस इज़ नॉट पॉसिबल वी आर गोइंग इन फॉर टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन सच एज कैमराज एंड लेजर्स, यानी कि जहाँ पर बाढ़ संभव नहीं है तो वहाँ पर हम तकनीकी हलों की तरफ जाएंगे, जो कि होगा कैमराओं का उपयोग, यानी सीसीटीवी कैमरे वहाँ पे लगाए जाएंगे ताकि पर्याप्त निगरानी रखी जा सके, और साथ ही साथ लेजर का उपयोग किया जाएगा। जैसे कि आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा, जो लेज़र होती है तो अगर कोई उसको भेदने की कोशिश करता है तो एक अलार्म बजता है जिसकी वजह से वो पकड़ा जाता है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर बाढ़ नहीं लग सकती है तो वहाँ पर इन सारी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। अगली खबर है पीजी मेडिकल सीट्स अप बाय 4000, यानी कि मेडिकल की जो पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें हैं वो 4000 तक बढ़ा दी गई हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएशन यानी परास्नातक होता है, तो जब लोग एमबीबीएस कर लेते हैं या बीडीएस कर लेते हैं तो फिर उनके लिए आगे की सीटें होती हैं। तो बीडीएस मैंने इसलिए जोड़ा है क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इन्होंने ये कहा है कि द इंक्रीज इन सीट्स इंक्लूड्स डेंटल कोर्सेज, यानी कि जो बीडीएस होता है जो कि डेंटल का कोर्स होता है, तो जो 4000 सीटें बढ़ाई गई हैं तो उसमें डेंटल की भी सीट बढ़ाई गई हैं। यानी कि उसमें ये कहा गया है कि जो डेंटल का पीजी होता है वो एमडी या एमएस की डिग्री के ही इक्विवेलेंट अर्थात बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पर लिखा गया है कि एन ऑल टाइम रिकॉर्ड नंबर ऑफ ओवर 4000 पीजी मेडिकल सीट्स हैव बीन अप्रूव्ड, यानी कि अभी तक की सबसे ज़्यादा एक बार में 4000 तक की जो पीजी मेडिकल सीटें हैं उनको गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिसमें कि अब 2017-18 के अकादमिक वर्ष में एडमिशन मिलने लगेगा। और इस प्रकार अब पीजी सीटों की भारत में संख्या बढ़कर के 35,117 हो जाएगी, ऐसा कहना है जेपी नड्डा का, जो कि देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। अगली खबर ये है कि धर्मशाला टू बी मेड हिमाचल सेकंड कैपिटल, यानी कि धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी बनेगी। तो ऐसा पहले ही बताया था कि प्रस्ताव आ गया है और इस प्रस्ताव को हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो जब मंजूरी मिल गई है तो अब जाहिर तौर पे जो धर्मशाला है तो वो वहाँ की दूसरी राजधानी बनेगी। तो ये कहा गया है कि अ मिनी सेक्रेटरीट वुड कम अप देयर टू हाउस द ऑफिसेज ऑफ मिनिस्टर एंड सीनियर ऑफिसर्स, यानी कि एक जो लघु सचिवालय है, जो एक मिनी सेक्रेटरीट है, तो उसको धर्मशाला लाया जाएगा, वो धर्मशाला आएगी ताकि वहाँ पर जो मंत्री और सीनियर ऑफिसर्स के जो ऑफिसेस हैं वहाँ पर उनके लिए इंतज़ाम कर सके। तो अगली खबर है कि मर्केल इन इजिप्ट होप्स टू लिमिट माइग्रेंट्स फ्लो, यानी कि एंजेला मर्केल जो हैं तो इजिप्ट गई हैं और इस उम्मीद में गई हैं कि हो सकता है कि जो अप्रवासी जो शरणार्थी आ रहे हैं लगातार जर्मनी में, उनकी प्रवाह को रोका जा सके। तो आपको बता दूं कि ये जो पूरा इलाका है अरब का इलाका, तो खासकर तो सीरिया और ऐसे इराक जैसे देशों से भाग करके लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और लीबिया के रास्ते आमतौर पे पहुँचते हैं, तो लीबिया भी पहुँचने के लिए उनको इजिप्ट से गुजरना पड़ता है। ठीक, तो आपको बता दूं कि ये जा रही हैं अभी इजिप्ट ताकि वहाँ पे कुछ बातचीत करके इस बात का हल निकाला जा सके कि यहाँ से भाग करके जो लोग आते हैं यूरोप तो उनको किसी तरीके से अरब इलाके में ही रोका जाए। ठीक, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो एंजेला मर्केल 100% चुनाव हार जाएंगी, क्योंकि आपको बता दूं कि चुनाव होने वाले हैं और एंजेला मर्केल के ऊपर बहुत बड़ा आरोप वहाँ पर लगाया गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शरणार्थियों को जर्मनी में प्रवेश दे करके जर्मनी की सुरक्षा और भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। तो आपको बता दूं कि इस समय जो दक्षिणपंथी हैं जर्मनी में वो काफ़ी ज़्यादा हावी हो रहे हैं और लोग उनका समर्थन भी कर रहे हैं, क्योंकि जर्मनी वो देश है जिसने कि अब तक सबसे ज़्यादा शरणार्थियों को अपने जगह अपने यहाँ पनाह दी है। 10 लाख से ज़्यादा शरणार्थी इस समय जर्मनी में रह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जर्मनी के ऊपर काफ़ी दबाव है, एंजेला मर्केल के ऊपर दबाव है, तो अगर वो इस मामले को नहीं निपटा पाती हैं तो उनकी जो हार है तो वो पक्की है। तो वो सिर्फ यहाँ नहीं, वो टूनीशिया भी जाएंगी, यानी कि इसके बाद वो टूनीशिया जाएंगी और वहाँ पे जाकर के वहाँ भी वहाँ के राष्ट्रपति से बातचीत करेंगी कि किस तरीके से इस समस्या का समाधान हो सकता है। तो अगली खबर दोस्तों है वो भी मिस्र से ही संबंधित है कि इन फाइनल रूलिंग इजिप्ट कोर्ट इक्विट्स मुबारक। तो दोस्तों हुस्नी मुबारक नाम के एक नेता थे इजिप्ट में, आपको पता होगा, नाम आपने सुना होगा, जिनका कि क्या हुआ था, तख्ता पलट हो गया था। ठीक, और हुआ गया था जब तख्ता पलट हो रहा था तो उस वक्त बड़ी हिंसा हुई थी इजिप्ट में और उनके ऊपर आरोप लगा था कि वो जो एक विद्रोह छिड़ा था जो 18 दिन चला था उसमें उन्होंने 239 लोगों की हत्या करवाई थी। ठीक, तो इस चीज़ के आधार पर उनको पहले तो उम्र कैद की सज़ा भी सुना दी गई थी, लेकिन अभी क्या है कि उसके बाद ये कहा गया था कि इसका एक रीट्रायल होना चाहिए, यानी कि फिर से इस बात की सुनवाई होनी चाहिए। तो वो सुनवाई फिर से चल रही थी और जब वो सुनवाई पूरी अब हो गई है तो उसमें
उनको वहाँ पे एक्विटल प्रदान कर दिया गया है, यानी उनको रिहाई दे दी गई है, बरी कर दिया गया है। दोस्तों एक छोटी सी खबर है, महत्वपूर्ण नहीं है बहुत, फिर भी जान लीजिए कि सेशंस कोर्ट इन रशिया स्कैंडल, यानी कि जो अटॉर्नी जनरल हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के, जिनका नाम है जेफ सेशंस, तो अपने एक रशिया संबंधित संबंध को लेकर, ताल्लुकात को लेकर वो विवादों के घेरे में आ गए हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने जो रशियन एम्बेसडर थे कुछ बातें की थी उनसे, जिसके बारे में उन्होंने कभी भी कुछ डिस्क्लोज़ नहीं किया, कभी भी किसी को बताया नहीं, जबकि उनको बताना चाहिए था। जिस पद पे वो हैं उसके पहले उनको बताना चाहिए था कि मैंने इसके पहले रूस से किस प्रकार के, या रूसी व्यक्तियों से किस किस प्रकार के संबंध रखे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जिस तरीके से माइक फ्लिन थे, तो उनका इस्तीफ़ा हो गया है, तो कहीं ये न दबाव पड़े डोनाल्ड ट्रंप पे कि वो इनका भी इस्तीफ़ा ले लें। तो है क्या कि ये बड़ी अजीब बात होगी कि डोनाल्ड ट्रंप के बहुत से अपॉइंटी, बहुत से नियुक्त लोग अगर अब बिल्कुल शुरुआती दौर में ही अलग होने लगेंगे, किसी वजह से फंसने लगेंगे और बाहर होने लगेंगे, तो उससे डोनाल्ड ट्रंप की जो विश्वसनीयता है तो उस पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। हालांकि उनके जो विरोधी हैं वो चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं घटती रहें, जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं तो खासी विवादों में घिरे रहें और जनता जो है तो ऐसा ना हो कि धीरे धीरे उनके खिलाफ होती जाए। मतलब वो तो चाहते हैं कि जनता उनके खिलाफ हो जाए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि इससे होगा क्या। इससे तो कुछ हो नहीं सकता अगले 4 साल तक कि, मतलब डोनाल्ड ट्रंप जब चुन लिए गए हैं तो 4 साल तक तो उनके हटने का कोई सवाल नहीं उठता है। फिर जनता को उनके खिलाफ उकसाने से क्या होगा कि इससे अमेरिका में ही अस्थिरता बढ़ेगी। तो ये बात अब समझनी चाहिए बाकी पार्टियों को भी कि डोनाल्ड ट्रंप वो जिस तरीके से काम करना चाहते हैं तो वो काम वैसे करें, और जो वहाँ पे खासकर मीडिया उनके खिलाफ पीछे पड़ा हुआ है तो उसको भी समझना चाहिए कि वो भले ही थोड़ा सा अलग रास्ता अपना रहे हैं, लेकिन अगर वो इस तरीके की छवि दिखाते हैं तो दरअसल पे ट्रंप को तो हटना है नहीं, ऊपर से अगर जनता उनके विरोध में आ जाती है इस मामले में तो एक बड़ी अस्थिरता का माहौल यूएस में उत्पन्न हो जाएगा। फिर उसके आगे वहाँ कौन जिम्मेदार होगा तो पता नहीं। तो अगली खबर है कि यूएस कंडक्ट्स 20 एयर स्ट्राइक्स इन यमन, यानी कि यमन में यूएस ने 20 हवाई हमले किए। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि यमन जो है, तो यमन में तो पहली बात तो हूथी विद्रोहियों ने पहले से ही कब्जा किया हुआ है, ठीक, क्योंकि यमन की जो सरकार थी तो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे तो वो खुद ही भाग करके इस समय सऊदी अरब में टिके हुए हैं और यमन में हूथियों ने कब्जा कर लिया है। लेकिन दोस्तों जब ये सब कुछ चल रहा था, सरकार और हूथियों के बीच झगड़ा, तो उस दौरान वहाँ पे 2 अन्य संगठन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गए। उनका नाम था अल कायदा और आईएसआईएस। तो अल कायदा जो है तो वो इस समय काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है अरब के इलाके में आईएसआईएस के बाद। तो उसका जो एक महत्वपूर्ण गढ़ है तो वो कौन सा है, वो यमन में। और आपको बता दूं अल कायदा जो है तो अफ्रीका में भी सक्रिय है, जो लीबिया का इलाका है तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है अल कायदा इस समय, ठीक। तो इस समय आपको बता दूं कि जो अल कायदा है तो वहाँ पे अपना बेस बढ़ा रहा है, ठीक। तो अमेरिका ने उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको समाप्त करने के लिए वहाँ पर 20 हवाई हमले किए हैं, ऐसा कहना है यूएस कमांडोज का, ठीक। तो ये कहा गया है कि पेंटागन सेड द स्ट्राइक्स टारगेटेड अल कायदा मिलिटेंट्स हैवी वेपन्स सिस्टम्स इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइटिंग पोजीशंस, यानी कि पेंटागन ने ये कहा कि उन्होंने अल कायदा की उन चीज़ों का निशाना बनाया है जो कि अल कायदा के मिलिटेंट्स हैं, या कि उनके जो हैवी वेपन सिस्टम, उनके जो बड़े हथियार तंत्र हैं, इक्विपमेंट उनके पास जो साजो सामान है, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि वो जिस भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि जिन इलाकों में घरों में रहते हैं या कि जहाँ पर वो अपने बेस कैंप बना के रखे हुए हैं, तो उन सारी चीज़ों को, और ख़ासकर वो जो फाइटिंग पोजीशन जहाँ पे वो मोर्चा अपना संभालते हैं, उन सारी चीज़ों को नष्ट कर दिया गया है। तो अगली खबर है दोस्तों, स्वीडन टू री इंट्रोड्यूस कॉन्स्क्रिप्शन आफ्टर 6 ईयर्स, यानी कि जो स्वीडन है वो 6 वर्ष बाद फिर से कॉन्स्क्रिप्शन को अपने यहाँ लाएगा। तो कॉन्स्क्रिप्शन क्या होता है दोस्तों, जो सेना में अनिवार्य प्रशिक्षण या सेना में अनिवार्य भर्ती का कार्य होता है उसे कॉन्स्क्रिप्शन कहते हैं। जैसे कि आपको बता दूं कि जो इजराइल है तो वहाँ पे हर व्यक्ति के लिए सेना की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है, ठीक। तो स्वीडन में भी वैसा ही था। लेकिन अभी क्या हुआ था कि स्वीडन में ये कहा गया कि 2010 में ये कहा गया था कि अब इसकी आवश्यकता नहीं रह गई है। क्यों? क्योंकि स्वीडन को कोई भी ऐसा सिक्योरिटी थ्रेट, कोई भी ऐसी सुरक्षा संबंधी चिंता नहीं है, क्योंकि स्वीडन जो है तो तकरीबन पिछले 200 वर्षों से शांत रहा है, यानी कि वहाँ पे किसी भी प्रकार का इस प्रकार से सुरक्षा संबंधी
भय उत्पन्न नहीं हुआ है। लेकिन अभी दोस्तों सिर्फ 7 सालों में ही 2010 के बाद इसको बंद करने के बाद ही अब जिस तरीके से दुनिया भर में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं तो उससे स्वीडन भी अब चेत गया है और उसे लगता है कि हो सकता है कि आगे चल के उनको भी इस चीज़ को अपनाना फिर से शुरू करना पड़े। क्यों? क्योंकि स्वीडन जैसे देश ऐसे देश हैं जिनकी आबादी बहुत कम है, ठीक। तो आबादी काफ़ी ज़्यादा कम होने की वजह से इन देशों के पास इतनी ज़्यादा मात्रा में कभी सेना नहीं हो सकती है कि ये अपनी ज़्यादातर आबादी को सेना के ही काम में लगा दें, ठीक। तो ऐसी स्थिति में अगर समस्या उत्पन्न हो जाती है तो इनका ये रहता है प्लस पॉइंट कि इनके जो आम नागरिक भी होते हैं वो सेना की ट्रेनिंग लेने के कारण कभी भी आवश्यकता पड़ने पर एक सैनिक की तरह काम कर सकते हैं। तो ये कहा गया है कि द गवर्नमेंट वांट्स अ मोर स्टेबल स्टाफ सप्लाई सिस्टम टू बूस्ट इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटी बिकॉज द सिक्योरिटी सिचुएशन हैज़ चेंज्ड। यानी कि जो सरकार है वो चाहती है कि ज़्यादा स्थिर स्टाफ सप्लाई सिस्टम बन सके, यानी कि जो सेना का स्टाफ है तो उसमें जो लोग जाते हैं तो वो ज़्यादा स्थिर बन सके, कम लोग ना जाएं, ताकि वो बराबर मजबूत बना रहे, जिससे कि उनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो यथावत रहे और बूस्ट हो या बढ़े भी साथ में, ठीक। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी सिचुएशन हैज़ चेंज, क्योंकि सुरक्षा की जो परिस्थितियां हैं अब वो बदल चुकी हैं। तो यहाँ पर आपको बता दूं लिखा हुआ है कि द स्कैंडिनेवियन नेशन विच हैज़ नॉट सीन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑन इट्स टेरिटरी इन 2 सेंचुरीज। पिछली 2 सदियों से जिसने अपने देश में नहीं देखा है किसी भी प्रकार का आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी प्रकार का जो सैन्य कलह है, सैन्य झगड़ा है, अपने देश में नहीं देखा है, वो देश है स्वीडन, ठीक। और ये कहाँ पर है? ये स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप पर है, तो इसलिए इसे स्कैंडिनेवियाई नेशन कहते हैं, ठीक। तो अगली बात यहाँ पर ये कही गई है कि इसमें अभी ये किया जाएगा कि वो सभी लोग जो कि 1999 के बाद पैदा हुए हैं तो उनके लिए मिलिट्री ट्रेनिंग को अनिवार्य कर दिया जाएगा और उनकी जो ट्रेनिंग चलेगी वो 11 महीने तक चलेगी, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि आतंकवाद का मुद्दा तो था ही, एक नई चीज़ जो उभर के सामने आई है ना वो है रशिया फैक्टर। रशिया फैक्टर क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि जो स्वीडन का पड़ोसी देश है फिनलैंड, तो उसी के साथ रूस की सीमा भी मिलती है। और आपको बता दूं कि इस समय पूरे यूरोप के जो देश हैं वो इस बात से डरे हुए हैं कि रूस कभी भी एग्रेसिव यानी आक्रामक हो सकता है। जिस तरीके से उसने क्रीमिया पे कब्जा कर लिया तो हो सकता है कि आगे चल के कहीं कोई और भी कार्यवाही रूस ना करे, ठीक। तो है क्या दोस्तों कि जिस प्रकार से आर्थिक सैंक्शन, आर्थिक प्रतिबंध रूस के ऊपर लगाया गया है इन सभी देशों के द्वारा अमेरिका के समर्थन में आकर के, तो रूस उससे नाराज़ चल रहा है और ऐसा कभी भी हो सकता है कि रूस और इन देशों के बीच कोई भी युद्ध एक छिड़ जाए। तो उन सभी स्थितियों से निपटने के लिए भी ये अपने लोगों को सैन्य प्रशिक्षण देना चाहते हैं। तो आपको बता दूं कि चूँकि जो स्वीडन है नाटो का मेंबर तो नहीं है, लेकिन फिर भी 1994 में एक पार्टनरशिप फॉर पीस हुई थी, ठीक। अब ये जो पार्टनरशिप फॉर पीस प्रोग्राम था तो ये नाटो ने इसीलिए लॉन्च किया था कि जो लोग नाटो के सदस्य नहीं हैं तो कम से कम अप्रत्यक्ष तौर पे वो उसके साथ आकर के एक पीस ट्रीटी, एक शांति समझौता कर लें, जिससे कि कम से कम ये हो जाए कि अगर युद्ध होता है तो वो नाटो के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि फिनलैंड एंड स्वीडन हैव स्टेप्ड अप देयर मिलिट्री कोऑपरेशन विथ यूएस, यानी कि फिनलैंड और स्वीडन ने वर्तमान समय में यूएस के साथ अपने सैन्य सहयोगों को बढ़ाना शुरू कर दिया है फॉलोइंग कंसर्न्स ओवर रशियाज इंक्रीज्ड मिलिट्री एक्टिविटी इन नॉर्दर्न यूरोप। इस बात से चिंतित होकर कि जो रूस है तो उत्तरी यूरोप में लगातार अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ाता जा रहा है। तो वो बहुत से जो फैक्टर आज की तारीख में उत्पन्न हो रहे हैं, एक तो रूस का फैक्टर, दूसरा आतंकवाद का फैक्टर, तो उससे निपटने के लिए ही अब स्वीडन ने अपनी रणनीति को बदला है। दोस्तों एक और खबर है, तो ये है कि श्रीलंका टू को स्पॉन्सर यूएन रेजोल्यूशन, यानी कि श्रीलंका जो है तो यूएन प्रस्ताव को स्पॉन्सर सह प्रायोजक उसका होगा। तो दोस्तों इससे संबंधित एक और खबर है जो 4 तारीख को थी, तो दोनों को ही इकट्ठा लेकर के आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आते हैं बिजनेस वाले पेज पर। तो पहली है खबर है कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट नीड्स टू बी ओपनड अप। तो है क्या कि आपको पहले बताऊं कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है तो उसको खोलने की ज़रूरत है, ठीक। तो पहली बात, पब्लिक प्रोक्योरमेंट या कि सरकारी खरीद किसे कहते हैं।
तो आपको बता दूं कि दोस्तों जो सरकारें किसी चीज़ की खरीद करती हैं उसे पब्लिक प्रोक्योरमेंट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सरकार कोई पुल बनवा रही है। अब पुल बनवाने के लिए अगर सरकार सरिया खरीदती है, सीमेंट खरीदती है, या जो कुछ भी उसमें लगता है वो सारी चीज़ें खरीदती है, तो उसे ही कहते हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट। और उसके अलावा जैसे कि सरकार ने सड़क बनाई तो जो भूमि अधिग्रहण हुआ, ठीक, या कि जो कोई भी चीज़ ऐसी हुई जिसे कि सरकार ने पैसा दे करके खरीदा, ठीक, तो उसे कहते हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट। तो अब ऐसी स्थिति में दोस्तों ये कहा जा रहा है कि अभी तक जो प्रोक्योरमेंट रहा है सरकार के द्वारा, जो खरीद रही है सरकार के द्वारा, तो वो काफ़ी ज़्यादा बंद रही है। जैसे कि सरकार जब कभी भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाती है, जैसे कि कोई बांध बना रही है, ठीक, तो उसने प्रोजेक्ट लगाया, सीमेंट खरीदना है, तो वो कहती है कि जो भारतीय कंपनियां हैं तो वो बिडिंग में आ सकती हैं। यानी कि ठेका देना होता है ना, तो ठेका किसको मिलता है? सिर्फ प्रोक्योरमेंट किससे हो सकती है? सिर्फ भारतीय कंपनियों से। तो अब ऐसी स्थिति में क्या है कि जो विदेशी कंपनियां हैं सीमेंट बेचने वाली, उनको लगता है कि यार बताओ, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, अगर हमको मौका मिलता तो हम इसमें अच्छा पैसा कमा सकते थे, लेकिन भारतीयों को इसमें मौका मिल गया। तो आपको बता दूं कि बहुत सारे देश के जो कोस्टल इलाके हैं, तटीय इलाके हैं, जैसे मुंबई है, चेन्नई है, तो ये जो बड़े शहर हैं, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो सही बात तो ये है कि अगर विदेशी लोग सीमेंट बेचना चाहे तो यहाँ तो आसानी से बेच सकते हैं, सरिया बेचना चाहें तो आसानी से बेच सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी कम होगी। सीधे आकर के उनको उन पोर्ट्स पे उतारना है, उन बंदरगाहों पे उतारना है, और फिर सीधे वो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुँच जाएगा वो सामान। बल्कि उसकी कॉस्ट तो कई बार ज़्यादा हमारे देश के अंदर से ही पड़ जाती है, कि अगर देश के अंदर कोई सीमेंट प्लांट है तो वहाँ से सीमेंट ले जाकर के मुंबई तक पहुँचाना है, तो कई बार उसकी कॉस्ट, उसकी लागत ज़्यादा पड़ जाती है, क्योंकि भारत में जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है, लॉजिस्टिक की लागत है, वो ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर के ये है कि भारत में जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है तो बिल्कुल बंद है, क्लोज्ड है, जिसकी वजह से जो बाहरी खिलाड़ी हैं, जो विदेशी खिलाड़ी हैं, तो उसमें अपना हाथ नहीं आजमा पाते हैं। तो वही कुल मिलाकर के आपको बता दूं कि एक सीसीआई के द्वारा कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, तो उसमें कुछ विदेशी भी आए थे। तो वो लगातार क्या गिना रहे थे, उनका एक नाम था, जैसे कि एक कमेंटेटर थे मार्टिन वुल्फ, जो कि वहाँ पे एक भाषण दिए, तो उन्होंने कहा था कि ट्रिस्ट विद द डेस्टिनी, जो कि एक नेहरू का प्राचीन भाषण है। तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से उस वक्त भारत के लिए एक नई डेस्टिनी, एक नई किस्मत, एक नए नसीब की बात खुली थी, अभी भी वैसा ही एक मौका आया है कि जब भारत को चाहिए कि वो अपनी सीमाएं व्यापार के लिए, सभी के लिए खोल दे, ठीक। तो इस बात का जवाब देते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसी के लिए ये बात कह देनी तो बड़ी आसान है कि भारत अपनी सीमाओं को आसानी से खोल दे, लेकिन ये हम किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते हैं। ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी कैन नॉट बी डन एट एनी कॉस्ट, यानी कि अर्थव्यवस्था को खोल देना किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता है। तो उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे दोस्तों जो सबसे बड़ी वजह है वो है भारत की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, यानी भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति। आपको बता दूं कि भारत में अगर हर चीज़ का इतनी तेज़ी से प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, ठीक, यानी कि अगर भारत में सारे के सारे प्राइवेट प्लेयर्स इस तरीके से आते रहेंगे तो भारत के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। अभी जैसे मान लीजिए कि भारत में एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट करना है, स्टील खरीदना है, तो उसमें क्या है कि स्टील खरीदना है तो बहुत सारी सरकारी कंपनियां स्टील बनाती हैं। अब सर जैसे कि सेल है, तो सेल तो स्टील ही बनाती है, तो सीधे सेल से खरीद लेती है। अब ऐसी स्थिति में क्या है कि अगर भारत सेल से ना खरीद करके किसी चीनी कंपनी से स्टील खरीदे, किसी और से खरीदे, अगर ओपन कर देगी तो सभी आ जाएंगे वहाँ पर, ठीक। तो वहाँ पर ये है कि जो कम कीमत में स्टील देने को तैयार होगा तो उसी से लेना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में ये है कि जाहिर तौर पे जो चीनी कंपनियां हैं तो मास प्रोडक्शन करते हैं, तो कम कीमत पे स्टील देंगी ही देंगी। तो ऐसी स्थिति में अगर भारत उनसे कम कीमत पे स्टील ले लेता है, तो जो भारत में स्टील बनाने वाली कंपनियां हैं तो उन पे तो उसका बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है, तो ये कहा जाता है कि केंद्र की सरकारें और राज्य की सरकारें जो कुछ पब्लिक प्रोक्योरमेंट करती हैं तो वो तकरीबन जीडीपी के 30% के बराबर होता है। और ये कितनी बड़ी तादाद है, आप खुद भी सोच सकते हैं कि जीडीपी का 30% कितना होता है। तो सारी की सारी विदेशी कंपनियां इस पे अपनी एक नज़र जमा के बैठी हुई हैं और वो इससे अपना लाभ तलाशना चाहती हैं। तो ये खबर चूँकि बहुत बड़ी थी, इसमें कई सारी चीज़ों को इन्होंने दिया हुआ था। एक चीज़ सीसीआई यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में, केंद्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में भी दिया गया था, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। केंद्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग का ये काम होता है कि कोई भी ऐसा कार्य जो कि देश में प्रतिस्पर्धा, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के माहौल को बिगाड़ता है, तो उसके खिलाफ केंद्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग कार्रवाई करता है और उन पर निगरानी करता है।
तो कई बार बिड रिगिंग जो होती है, जो शब्द बिड रिगिंग आपको मिलेगा इसको पढ़ते हो तो उसके बारे में बता दूं कि बिड रिगिंग का मतलब ये होता है कि कई बार अगर नीलामी में बैठे हुए लोग जो सामने बैठे हुए हैं अगर आपस में खुद ही तय कर लें कि यार इससे ज़्यादा तो हम नीलामी लगाएंगे ही नहीं, ठीक, और उसके बाद आपस में मिल बांट करके जुगाड़ कर लेंगे कुछ, यानी कि जिसको एक बार ठेका मिल जाएगा तो कुछ दूसरे मामले में वो उसको कंपनसेट करेगा दूसरी कंपनी को, तो ये क्या है, ये प्रतिस्पर्धा के खिलाफ है, यानी कि एक तरीके का ये कॉल्यूजन साठगांठ है। और अगर कोई कंपनी ऐसा करती पकड़ी जाती है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। तो दोस्तों अगली खबर ये है कि जीएसटी लेवी में गो अप टू 40% फॉर स्लैब स्ट्रक्चर टू रिमेन, यानी कि जो जीएसटी है तो वो बढ़ करके 40% तक हो सकता है और उसकी जो 4 स्लैब की संरचना है वो बनी रहेगी। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अभी तक अधिकतम जीएसटी जो तय किया गया है वो कितना है, 28%। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि बहुत से ऐसे पदार्थ जैसे कि तंबाकू के उत्पाद हैं तो उन पे उन्होंने एक सिन टैक्स, एक पाप कर लगाया है, यानी कि ये सब चीज़ें गलत हैं तो इसका उपयोग करना पाप है, तो उस पर उन्होंने सिन टैक्स लगाया है, तो यानी कि 28% से उसमें और भी ज़्यादा टैक्स को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि जब 28% से टैक्स बढ़ जाएगा तो वो उसमें उपकर यानी सेस कहलाएगा। तो उसमें तो तकरीबन 65 से 70% तक टोटल कर लगाया गया है, तो यानी कि 28% जीएसटी है और जो बाकी का है तो उसमें सेस के तौर पे लगाया गया है। लेकिन जो बाकी के पदार्थ हैं उन सभी पे जो अधिकतम जीएसटी की दर थी तो वो अभी तक 28% की थी, ठीक, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अब इसको बढ़ा करके 40% तक किया जा सकता है। तो उसके पीछे कारण क्या है दोस्तों, आपको बता दूं कि जो जीएसटी में एक समझौता हुआ है, जो सहमति बनी है केंद्र और राज्यों के बीच, वो ये बनी है कि जो 28% है वो इस प्रकार से है कि उसमें 14 केंद्र और 14 राज्य का हिस्सा है, यानी कि अधिकतम 14 का केंद्र सरकार का 14% उसमें हिस्सा हो सकता है, 14% का टैक्स लगा सकती है और 14% का टैक्स अधिकतम राज्य सरकार लगा सकती है, ठीक। तो कौन कितना लगाएगा ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन अगर दोनों ही 14-14 का लगा देते हैं तो ऐसी स्थिति में 28% का जो टैक्स है तो उसमें लग जाएगा, ठीक। तो ये यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो 14 की लिमिट थी ना, अब इसको बढ़ा करके 20 कर दिया जाएगा। तो जब ये लिमिट 20 हो जाएगी तो दोनों के पास ये ताकत आ जाएगी कि अगर वो चाहें तो 20% का टैक्स लगा करके अधिकतम टैक्स को 40 पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये बता रहा हूँ कि अगर चाहें तो, नहीं चाहें तो वो कम भी रख सकते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन साथ ही दोस्तों जो 4 स्लैब पहले तय की गई थी 5, 12, 18 और 28% की, तो वो आगे भी जारी रहेंगी। क्योंकि दोस्तों ये आपको बता दूं कि जीएसटी इसीलिए लाया गया था ताकि जो विभिन्न प्रकार के टैक्सों में अलग अलग सब कुछ होता है दर, वो अलग अलग ना रहे। तो पहली बात तो बता दूं कि जीएसटी जो होना चाहिए तो एक होना चाहिए। तो यहाँ तो पहले से ही आप 4 स्लैब देख रहे हैं, 5, 12, 18, 28, तो पहले ही देखा जाए तो ये तो गलत तौर पे आया ही है, ठीक। लेकिन किसी भी देश के लिए जो कि पहली बार जीएसटी ला रहा है, भारत जैसा बड़ा देश, तो उसके लिए संभव नहीं है कि वो 15% की या 18% की या 20% की कोई एक ही जीएसटी तय कर देता। आपको बता दूं जब जीएसटी आना था तो बहुत से इकोनॉमिस्ट यही कह रहे थे कि भारत के लिए इम्पॉसिबल होगा कि वो कोई एक जीएसटी तय कर सके। तो कुछ कहते थे कि 70% पे कर देना चाहिए, कुछ कहते थे कि 18% पे, कुछ कहते थे 20% पे। तो बाद में जो एक समझौता हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक कोई तय नहीं लाएंगे, कोई एक ही जीएसटी होगा, हम 4 स्लैब में लाएंगे। यानी कि जीएसटी सारी दुनिया में जहाँ होता है दोस्तों, तो आम तौर पे अगर अपवाद छोड़ दें तो जीएसटी का यही सिद्धांत ही होता है कि वो सिंगल स्लैब होती है, सिर्फ एक ही होता है, या तो 15 होगा या 18 होगा, ठीक, या कि जितना उसको तय कर दिया उतना होगा। भारत में 4 स्लैब पहले से हैं, ऊपर से ये जो नया लाए हैं सिस्टम, तो उसमें ये स्लैब जो है तो ये आगे पीछे भी हो सकती हैं, यानी कि 4 स्लैब तो स्थिर रहेंगी। उसके अलावा अगर सरकारें चाहे तो अपने से भी कुछ नई स्लैब्स बना सकती हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर ये बढ़ जाता है तो जो मैक्सिमम हो सकती है स्लैब बढ़ करके वो 40% तक पहुँच सकती है, ठीक। और दोस्तों जो CGST है यानी सेंट्रल जीएसटी, जो SGST यानी स्टेट जीएसटी, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। तो पहली बात आपको बता दूं कि जीएसटी दरअसल पे खुद में कोई एक टैक्स से संबंधित कानून इस प्रकार का नहीं है कि वो पूरी तरीके से एक ही सभी के ऊपर लगेगा। आपको बता दूं कि ये दरअसल पे राज्यों के लिए अलग है और केंद्र के लिए अलग है, यानी कि जीएसटी एक पहले ऐसा कानून है जो कि सिर्फ संविधान में संशोधन करता है, समझ गए ना।
संविधान में संशोधन करने के बाद राज्यों को ये अनुमति है कि वो अपना जीएसटी फिर अलग बना सकते हैं और केंद्र को ये अनुमति है कि वो अपना जीएसटी फिर अलग बना सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो जीएसटी है तो कोई इस प्रकार का सीधा कानून है कि जिसके प्रावधान के अनुसार सबको चलना है। बिल्कुल नहीं, जीएसटी दरअसल पे एक प्रकार का संविधान संशोधन कानून था और उस संविधान संशोधन के हिसाब से अब कुछ ऐसे नए प्रावधान आए हैं जिन प्रावधानों पर अब राज्यों को अपने अलग कानून बनाने हैं और केंद्र को अपने अलग कानून बनाने हैं। ठीक, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जीएसटी जो है तो अब राज्य उस पर अलग कानून बनाएंगे और केंद्र अलग बनाएगा। तो यही कहा जा रहा है कि जो सीजीएसटी है तो उसका जो बिल है तो 9 मार्च को पेश किया जाएगा। ठीक, और 9 मार्च को जब वो पेश किया जाएगा और जब वो रेटिफाई हो जाएगा यानी कि जब वो पारित हो जाएगा तो फिर राज्य जो हैं तो अपने एसजीएसटी यानी कि जो स्टेट जीएसटी हैं उनके बिल को अपने अपने विधानसभाओं में रखेंगे जहाँ की उसको पास करना पड़ेगा। समझ गए ना बात को। तो जीएसटी खुद में कोई सीधा कानून नहीं है बल्कि वो एक प्रकार का संविधान संशोधन है जो कि बाकी लोगों को जीएसटी के प्रावधानों के अनुसार कानून बनाने की इजाज़त देता है, यानी कि बाकी राज्यों और केंद्र सरकार को उस प्रावधान के अनुसार कानून बनाने की इजाज़त देता है। तो थोड़ा सा जीएसटी के बारे में गहराई से पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों अगली खबर ये है कि फिनांस मिनिस्टर टेल्स पीएसबीज टू एग्जिट नॉन कोर वेंचर्स, यानी कि फिनांस मिनिस्टर ने जो पीएसबी हैं पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं उनको कहा है कि आपके जो नॉन कोर वेंचर्स हैं, नॉन कोर कार्य हैं, तो आप उनको छोड़ दीजिए। तो दोस्तों किसी भी कंपनी के दो प्रकार के कार्य होते हैं, एक तो होता है कोर वेंचर, दूसरा होता है नॉन कोर वेंचर। तो जैसे कि कोई बैंक है तो बैंकिंग का जो उसका काम है तो वो तो उसका कोर वेंचर है, लेकिन बैंकिंग के अलावा अगर कोई बैंक अगर बैंकिंग के अलावा कोई दूसरा काम करने लगे तो वो कैसा काम होगा उसका, वो नॉन कोर वेंचर होगा। जैसे कि आपको बता दूं कि जो स्टेट बैंक है तो उसने क्या किया हुआ है, उसने दुनिया भर की कंपनियों में अपने शेयर खरीद के रखे हुए हैं। जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ भी शेयर खरीदा है, यूटीआई में भी शेयर है, ARCIL में भी शेयर है और सो ऑन, यानी कि बहुत सी ऐसी कंपनी में उसने शेयर खरीद के रखे हुए हैं। अब जब आप इन शेयर को खरीदते हैं तो इनको मेंटेन भी करना पड़ता है, उस हिसाब से आपको रणनीतियाँ तय करनी पड़ती हैं, आदमियों को लगाना पड़ता है। अब आदमी जो हैं तो वहाँ के शेयर के हिसाब से ये रणनीति वहाँ पे चेक करें कि कितना और उसमें पैसा लगाना चाहिए या कि कितने शेयर वहाँ के बेचने चाहिए या कि वो बैंकिंग का काम देखें। तो ये कहा गया है फिनांस मिनिस्टर की तरफ से कि अब आप अपना जो ध्यान है बैंकिंग में लगाइए और इधर उधर के जो छोटे मोटे काम है जो कि आपके नॉन कोर वेंचर हैं अब आप उनको छोड़िए। क्यों? क्योंकि आपका खुद का बैंकिंग का सिस्टम इतना ख़राब चल रहा है, इतना NPA बढ़ चुका है और ऊपर से आप यहाँ वहाँ हाथ पैर मार रहे हैं। तो उनका कहना है इससे 2 फायदे होंगे। तो पहला मैंने आपको बताया कि आप बैंकिंग सेक्टर पे अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। दूसरा ये है कि जब आप इन शेयर्स को बेच देंगे तो इनको बेचने से आपको जो कैपिटल यानी पूंजी प्राप्त होगी तो जब आप उसको अपने बैंकिंग सेक्टर में लगाएंगे तो उसका भला होगा और जो आपकी बहुत सारी समस्याएं हैं तो हो सकता है कि उनसे आपको निजात मिल जाए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव इंश्योरेंस वेंचर्स और कैपिटल एडवाइजरी फर्म्स। ठीक, तो यानी कि जो बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं तो उनकी अपने अपने इंश्योरेंस की कंपनियां खड़ी हो गई हैं या कि उनकी अपनी अपनी कैपिटल एडवाइजरी फर्म यानी कि पूंजीगत सलाह की जो फर्में हैं वो खड़ी हो गई हैं। और बिसाइड होल्डिंग स्टेक इन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि इसके अलावा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि जो विभिन्न प्रकार के स्टॉक एक्सचेंज हैं वहाँ पर उनके अपने खुद के जो शेयर हैं उन सारी चीज़ों को ले करके उनका अपना बैंकिंग का जो कोर कार्य है वो प्रभावित हो रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने यही कहा था जो कि मैंने आपको बता दिया, फिर से बता देता हूँ कि द मूव विल नॉट ओनली हेल्प देम रेज द मच नीडेड कैपिटल फॉर ग्रोथ बट ऑल्सो शार्पन देयर फोकस ऑन द कोर बिजनेस, यानी कि इससे ना सिर्फ उनको अपने आवश्यक कैपिटल को विकास के लिए आवश्यक पूंजी की जो उनको आवश्यकता है वो उनको प्राप्त हो जाएगी, साथ ही साथ वो अपने कोर बिजनेस पे ज़्यादा बेहतर तरीके से फोकस कर सकेंगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से खुद को वहाँ पर लगा सकेंगे। ठीक, तो कुल मिलाकर के दोस्तों इस प्रकार की सारी बातें थी आज के द हिंदू में। आज का नहीं था ये, तो वैसे 3 तारीख का था, तो बाकी का जो है 4 तारीख का तो कल आ पाएगा और कल का जो है तो एक दिन को तो स्किप करना पड़ेगा, यानी कि अब मैं संडे को एक दिन का छुट्टी लेने का सोच रहा था तो अब कल तो ऐसे सीधा छुट्टी नहीं मिल पाएगी क्योंकि आज वाला कल आएगा। तो जो कल का बेसिक जो अखबार होगा 5 तारीख का तो वो शायद अब नहीं आएगा। ठीक, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा खुद से, अगर हो सकेगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कि कौन सा आर्टिकल बहुत टफ लगा तो मैं आपको वो बता दूंगा उसके बारे में। ठीक, लेकिन वो शायद पूरा पेपर नहीं बना पाऊँगा, कल मेरा टेस्ट भी है तो उस हिसाब से थोड़ा सा वक्त कम मिल पा रहा है। तो हो गया, कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।